नमस्कार मित्रों। जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तानी। और मैं आप सबके सामने सुदेश हिंदुस्तानी आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई कहानी के साथ। यह कहानी शुरू होती है श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर से एक ऐसा युवक निकला जिसे अपने देश के लिए बहुत कुछ करना था, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा। मैं जिस युवक की बात कर रहा हूं, जिस शख्स की बात कर रहा हूं, उस शख्स को भारत सरकार ने ब्लैक टाइगर नाम से नवाजा था। यानी कि इतना बड़ा खिताब है जो ब्लैक टाइगर का उस युवक को मिला। जी हां, आप एकदम सही जानते हैं, आप एकदम सही एड्रेस कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं रविंद्र कौशिक की। रविंद्र कौशिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। श्री गंगानगर के एक छोटे से गांव में, श्री गंगानगर के अंदर सीमा पे भारत पाकिस्तान की सीमा लगती है। जन्म इनका 11 अप्रैल 1952 को हुआ। 11 अप्रैल 1952 को जब जन्म हुआ, तब शायद गंगानगर के किसी व्यक्ति ने यह नहीं सोचा होगा कि रविंद्र कौशिक ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाएगा, या फिर रविंद्र कौशिक भारत के सूरवीरों में शामिल होगा। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। रविंद्र कौशिक को जन्म से अच्छा लिखने, अच्छा पढ़ने का शौक था। पढ़ते गए, लिखते गए। ऐसा करते करते नाट्य रंगमंच में भी हिस्सा लेने लगे। जब रविंद्र कौशिक अपनी आयु का दूसरा पड़ाव छू रहे थे, तब कॉलेज में नृत्य करना और देशभक्ति के नाटक करना, ये सब उसके रग रग में समाया हुआ था। वो चाय पीते थे तो उसको एक आदमी फॉलो करता था। फुटबॉल खेलते थे तो भी उसको नोट किया जाता था। यानी कि कोई भी काम अपनी दिनचर्या के अंदर वो करते थे, सुबह से लेकर के शाम तक न जाने क्यों एक अनसुलझा सा पहलू उसका पीछा करता था। लेकिन रविंद्र कौशिक कभी समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या होने वाला है। एक दिन नाट्य मंचन चल रहा था और उसके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था, और वो विनोद खन्ना जैसे लगते थे। सबसे बड़ी जो बात है, विनोद खन्ना जैसे लगते थे। लुक जो उनका था, सभी उनको विनोद खन्ना कहते थे। डैशिंग थे, हैंडसम थे, बालों का स्टाइल अच्छा था, तो उन्हें नाटक करने का बहुत ज़्यादा शौक था। भोपाल के अंदर उनकी मुलाकात होती है उसी शख्स से, जो शख्स गंगानगर के अंदर दिन रात साई की तरह पीछा करता है, नोट करता है, लेकिन कभी भी इस बात की भनक रविंद्र कौशिक को नहीं पड़ती है। भोपाल के अंदर देशभक्ति की भावना में लिप्त, या यूं कह सकते हैं कि देशभक्ति की भावना इतनी अंदर समा चुकी थी कि जो करेक्टर था वो ओरिजिनल करेक्टर रविंद्र कौशिक का बाहर आ चुका था। रॉ के दो अधिकारी वहीं पे दर्शक बनकर के बैठे हुए थे, दर्शकों के बीच में। उन्होंने नोट किया कि रविंद्र कौशिक के अंदर वो क्वालिटी है, वो चीज है जो हमें चाहिए। रविंद्र कौशिक को एक एकांत में बुलाया जाता है, और एकांत में बुला करके कहा जाता है कि तुम देश के लिए बहुत अच्छा रोल करते हो, क्या वाकई में तुम देश के लिए कुछ करना चाहोगे? अगर देश के लिए कुछ करना चाहोगे तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, लेकिन यह बात कभी किसी से शेयर मत करना। रविंद्र कौशिक को उस रात नींद नहीं आती है। जो वो बनना चाहते थे, जो वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, उसे आज बुलावा आ गया है दिल्ली से। जब एक अनजान सा साया किसी जानकार साये के टच में आए, तो समझिए कि उस युवक की स्थिति क्या होगी। रविंद्र कौशिक दिल्ली चले जाते हैं। एक बंद कमरे के अंदर अंधेरा होता है। वहां मुलाकात होती है रॉ के सबसे बड़े सीनियर अधिकारी से। उन्हें किस्से सुनाए जाते हैं रॉ के उन अधिकारियों के जिन्होंने अलग अलग देश में अलग अलग जलवा बिखेर रखा होता है। वो इस चीज से प्रभावित होते हैं और ये कसम खाते हैं कि मैं कभी भी इस चीज की बात या इस चीज का कभी भी जिक्र मैं कभी भी मेरे घर वालों से नहीं करूंगा। बस फिर क्या था,
रविंद्र कौशिक को बदलना था। रविंद्र कौशिक को बदलने के लिए पठानकोट, अमृतसर जो बॉर्डर होते हैं, यहां पे इनकी अक्सर ट्रेनिंग दी जाती है। रविंद्र कौशिक को ट्रेनिंग के लिए वहां पे बुला लिया जाता है। उससे पहले इनके माता पिता की मैं बात करना चाहूंगा। इनके माता और पिता JM कौशिक और अमला देवी थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है मित्रों। रविंद्र कौशिक वहां चले जाते हैं। रविंद्र कौशिक को नबी अहमद शाकिर बना दिया जाता है। रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर। पांचों टाइम की नमाज कैसे अदा करनी है वो सिखा दिया जाता है, क्योंकि इनका जो टास्क होता है वो टास्क पाकिस्तान में होता है। इनको रॉ का एजेंट बन के पाकिस्तान के अंदर जाना होता है। पांचों टाइम की नमाज कैसे अदा करनी है, उर्दू के शब्दों को कैसे पढ़ना है, उर्दू में कैसे वार्तालाप करनी है, ये सारी चीजें उनके जहन में उतार दी जाती है। करीबन 3-4 महीने की ट्रेनिंग होती है। खतना भी किया जाता है ताकि दुश्मन देश को, पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो जाए कि ये वाकई में एक सच्चा मुसलमान है और इस बात का कभी भी उस पर कोई असर न हो कि वो एक हिंदुस्तानी है। वहां से ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए आसपास के देशों में भेज दिया जाता है। रॉ को पूरा विश्वास हो जाता है कि अब रविंद्र कौशिक पूरी तरह से तैयार है। अब रविंद्र कौशिक वहां पहुंचने के लिए तैयार है जहां उसे पहुंचने के लिए नबी अहमद शाकिर बनाया गया है। नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाता है। छोटी छोटी सूचनाएं, गुप्त सूचनाएं रॉ तक पहुंचाते रहते हैं। इसके बाद में उसके एक लाइफ में एक बड़ा चेंज आता है। अमानत नाम की एक लड़की से उन्हें प्यार होता है और अमानत नाम की एक लड़की से उन्हें मोहब्बत हो जाती है और इसके बाद में उनका निकाह हो जाता है। एक दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो वहां पे आर्मी के अंदर भर्ती की इश्तिहार छपा होता है। वो इस इश्तिहार को पढ़ते हैं। जाली चीजें हैं, जो सब कुछ तैयार हो जाता है। राशन कार्ड पहले से भी तैयार हो चुका था, वोटर लिस्ट में नाम, ये सब सेट होता है काम। उन्होंने वहां से लॉ भी कर ली थी, डिग्री कर ली थी, और कुछ उन्हें जाली कागजों की जरूरत थी, वो भी वहां से आसानी से प्राप्त हो गई। मित्रों, हर देश के अंदर ये होता है, कहीं भी चले जाएं आप। नबी अहमद शाकिर को पाकिस्तान की हर डिग्री मिल चुकी थी और वो आर्मी परीक्षा के अंदर पास कर जाता है, फिजिकल फिट हो जाता है और इसके बाद में आर्मी के अंदर दाखिला ले लेता है। दाखिला लेने के बाद भारत सरकार बहुत ज्यादा खुश थी और इसके बाद में वो गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहा और भारत सरकार के प्रधानमंत्री ब्लैक टाइगर का उन्हें खिताब देते हैं। ब्लैक टाइगर का खिताब मिलने के बाद में सब ठीक ठाक चल रहा होता है, सब अच्छा चल रहा होता है। इधर गंगानगर में परिवार वालों को पता नहीं था कि रविंद्र कौशिक आखिर कहां चला गया है। इस बीच में उनके छोटे भाई की शादी तय की जाती है। रॉ, जो कि पूरे परिवार के टच में रहता है, तो रॉ को पता चलता है कि छोटे भाई की शादी है। कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता था, कोई टेलीफोन पे बात नहीं हो पाती थी, तो रॉ के अधिकारी सूचना पहुंचाते हैं कि छोटे भाई की शादी है। रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर को पहले इराक या फिर कोई अन्य देश और उसके जरिए बाद में तीसरे नंबर पर भारत लाया जाता है। बहुत से गिफ्ट लाते हैं, बहुत से इनाम लाते हैं। सबके मन में, जहन में एक सवाल घूमता है कि आखिर रविंद्र कौशिक क्या करते हैं। बस रविंद्र कौशिक का एक ही जवाब कि वो इराक में हैं, इराक में अच्छा काम चल रहे हैं, बढ़िया है, उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। वहां पता चलता है कि बातों में कि अब तुम भी शादी कर ले। तब पता चलता है कि रविंद्र कौशिक की बहन बताती हैं कि वो बातों में हिम्मत जुटा करके बता देते हैं कि उसकी शादी अमानत नाम की लड़की से हो चुकी है और तब तक अमानत के गर्भ में एक बच्चा भी ठहर चुका था। बहरहाल शादी वगैरह करके पाकिस्तान वापस जाना होता है। वापस जाकर के अमानत मिल जाती है, परिवार मिल जाता है, लेकिन भारत में छोड़ा हुआ परिवार, उसको बहुत ज्यादा याद किया जाता है।
सूचनाओं का आदान प्रदान इस कदर रहता है कि वहां के पॉपुलर जगह, पॉपुलर पैलेस, वहां से बहुत ज्यादा फोटोज है जो वहां तक पहुंचाने का काम है, जो रविंद्र कौशिक आसानी से करते रहे। आसानी से सारी चीजें हैं जो वहां तक पहुंचती रही, खुफिया जानकारी पहुंचती रही, सब कुछ होता गया। लेकिन वो दिन भी क्या दिन था जब पंजाब के रास्ते इनायत मसीहा एजेंट को भेजा गया रविंद्र कौशिक तक जानकारी पहुंचाने के लिए, और वो बॉर्डर लाइन पर पकड़े जाते हैं। इनायत मसीहा को टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, और वो सच सच बता देते हैं कि मैं किससे मिलने आया हूं। नबी अहमद शाकिर, जो आपके सेना का सर्वोच्च कमांडर है, वो आखिर में भारतीय नागरिक है, रॉ का एजेंट है। पाकिस्तानी सेना में उथल पुथल मचाती है, लेकिन विश्वास करने लायक नहीं होता कि क्या रविंद्र कौशिक, जो कि नबी अहमद शाकिर बनके उनकी सेना में राज कर रहा है, वो भारतीय एजेंट होगा। तय समय के मुताबिक जिन्ना पार्क के अंदर उनकी मीटिंग होती है। जिन्ना पार्क के अंदर उस दिन भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था। आसपास कोई लोग नहीं थे। इनायत मसीहा वहां मिलते हैं। डर दोनों के मन में है, लेकिन नबी अहमद शाकिर है जो इस बात से हैरान नहीं थे, मतलब पता नहीं था कि उनके साथ अगले ही पल क्या होने वाला है। पार्क को चारों ओर से पूरी आर्मी ने घेरा हुआ था, लेकिन इनायत मसीहा वो अच्छे से जानते थे। जैसे ही वो लेटर देकर के वहां से रवाना होते हैं, दबोच लिया जाता है नबी अहमद शाकिर को, और नबी अहमद शाकिर को सियालकोट जेल में डाल दिया जाता है, जहां वो 2 साल रहे। लेकिन उसे इस बात का कभी हैरानगी नहीं थी कि उसे जेल के अंदर डाल दिया गया है, लेकिन उसे यह विश्वास था कि भारत सरकार एक दिन अपने ब्लैक टाइगर को जरूर निकालेगी। इसी आस और उम्मीद के साथ वो दिन रात है जो निकालता रहा। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों न एक पत्र श्री गंगानगर में अपने परिवार तक भेज दिया जाए। उर्दू में लिखा एक खत, जिस पर लिखा होता है कि वो पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, इस प्रकार से ये काम करता था। भारत सरकार से गुहार लगाओ कि अब उसे छोड़ दिया जाए, छुड़वा लिया जाए। वो पिता हैं जो उर्दू में खत पढ़ते हैं। जैसे ही वो खत पढ़ते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। काफी महीनों बाद में परिवार वालों को एक पुराना सा खत घर के किसी चौखट पे मिलता है कि इस पे क्या लिखा है। जब उसे खोला जाता है तो वहां देखते हैं कि यहां उर्दू लिखी हुई है। तो किसी जानकार व्यक्ति के पास आते हैं, तो वो पूरी कहानी बताता है कि रविंद्र कौशिक अब नबी अहमद शाकिर बन गया है, इस प्रकार से पकड़ा गया है और अब वो जेल में बंद है। परिवार वालों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल ही पता नहीं होता कि रविंद्र कौशिक के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। यहां पर रविंद्र कौशिक की बहन बताती है कि आखिर वो लड़े तो लड़े किस बेस पे लड़े। सिर्फ एक उनके पास एक चिट्ठी थी। चिट्ठी के अलावा रविंद्र कौशिक के कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पे नहीं थे, क्योंकि जब कोई भी खुफिया एजेंसी में जाता है तो वो पीछे वाली जिंदगी को भुला दिया जाता है। वहां से उसके सारे सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं। वो एक चिट्ठी लेकर के उसका भाई दिल्ली के मंत्रियों के साथ मिलता रहा, मुलाकातें होती रही, लेकिन कभी पहचाना नहीं गया कि रविंद्र कौशिक हमारा आदमी है। चाहे यहां के हो या वहां के हो, दोनों खुफिया एजेंट होते हैं। वो जिस दिन पकड़े जाते हैं, उस दिन के बाद में वो देश उनको अपना मानने से इनकार कर देता है। समय बीतता गया, लेटर आते रहे, बातें होती रही, 4-5 खत आए और कहते हैं कि जेल में अमानत अपने बच्चे को लेकर के एक बार उनसे मिलने के लिए आई थी। जाहिर सी बात है कि अमानत की हालत क्या रही होगी पाकिस्तान में, कि उसका शौहर भारतीय एजेंट निकलता है। रविंद्र कौशिक जो अपने खत में कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह तो मैंने अमानत के साथ किया है, कि मैंने उनको कुछ बताया ही नहीं।
वो एक ही बार आती है मिलने के लिए और उसके बाद में वो मिलने के लिए कभी दोबारा कदम नहीं रखती है। धीरे धीरे बीमारी है जो उन्हें जकड़ लेती है और उन्हें सेंट्रल जेल मियांवाली में डाल दिया जाता है। वहां पर छाती में दर्द, टीबी बीमारी है जो टीबी बीमारी हो जाती है। काफी खत लिखते हैं कि कोई दवाई है वो दवाई पहुंचा दी जाए। श्री गंगानगर में खत आते हैं, यहां से दवाई वगैरह दी जाती है, लेकिन बहुत समय बीत जाता है। खत लिखने के लिए भी श्री गंगानगर से कोट, टोपी ऐसी चीजें भेजी जाती हैं। वो जेलर साहब को दे करके वो चिट्ठी का आदान प्रदान किया जाता है। या फिर वो उनकी बहन ने जिक्र किया है कि अंगीठी जलाने के लिए माचिस वगैरह दे दिया करते थे, बदले में 2-3 महीनों में जब वो सामान आता था उनके पास। उन्हें अंत में एक भारतीयों के साथ डाल दिया जाता है, जहां पे 3 और कैदी थे भारतीय, वो भी खुफिया एजेंट थे। वो भारत लौटे भी हैं, वो भी बताते हैं कि रविंद्र कौशिक, नबी अहमद शाकिर आखिरी समय कैसे जिए। हर सूरज की किरणों के साथ रविंद्र कौशिक को एक उम्मीद थी कि भारत सरकार उसे बचाने के लिए आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अंत में टीबी की बीमारी के साथ ही रविंद्र कौशिक का जीवन खत्म हो जाता है। और इसके बाद में रविंद्र कौशिक की कहानियां सिर्फ सुनने और देखने को मिलती है। तो ये रविंद्र कौशिक की कहानी थी जो श्री गंगानगर से निकल करके भारत के लिए खुफिया एजेंट का काम किया था। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।